अब आइडियल गैस की बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिसमें प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया। गैस की ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के पीछे एक ही काज है, एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, जिसे हम कहेंगे मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ये जो है वो हमेशा इन द स्टेट ऑफ मोशन रहते हैं। अब उन्हीं के बेसिस पर वो जो उसकी स्टेट है मोशन की, उसी के बेस पर उसका प्रेशर बनता है, उसका वॉल्यूम होता है, उसका टेम्परेचर बनता है। ये सारी जो मोशन है यही इन सारी कैरेक्टरिस्टिक को जो है वो बिल्डअप करती है। अब प्रेशर कैसे बनता है, टेम्परेचर कैसे बनता है, इन सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पर। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है, इसको जो है वो डिस्कस करने से पहले हमें जो है वो कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी, जिन्हें हम पोस्टुलेट्स कहेंगे। बेटा पोस्टुलेट वो चीज़ होती है जिन चीज़ों का कोई प्रूव नहीं होता। अगर मैं आपको एक जो है वो एग्जांपल दे दूं कि एक सामने जो है वो मेरे पास फैन पड़ा हुआ है, उस फैन पर मैं 4 विंग्स लगाता हूं तभी भी वो चलता है। अब क्योंकि मेरा इस चीज़ का कोई प्रूव नहीं है, क्या प्रूव है कि ये 4 जो है वो विंग्स पर चलेगा? मैंने तो बात कह दी। अब ये जो मैंने आपको बताया जिस चीज़ का कोई प्रूव नहीं है, इस चीज़ को आप कहेंगे पोस्टुलेट, या आप इसे जो है वो हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं। तो वैसे ही काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है, जो कि मोशन होती है पार्टिकल्स की, गैस के पार्टिकल्स की, जो कि प्रेशर को, टेम्परेचर को, वॉल्यूम को एक्सप्लेन करती है, इस चीज़ को पढ़ने से पहले हमें जो है वो कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ने पड़ेंगे, जिन्हें हम कहेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैस। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। ये यहाँ पर मैंने जो है वो इस चीज़ का या इस काइनेटिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स लिखे हैं, इनके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। हम इनको जो है वो बारी बारी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम प्रेशर जो है वो कैसे बिल्ड करता है वो मॉलिक्यूल्स के मोशन, इसके अलावा जो है वो टेम्परेचर कैसे बनता है, उसको हम जो है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ गैसेस ऑन द बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है ये गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। कौन से बेसिस पर? तो जो मॉलिक्यूल्स है इनकी मोशन के बेसिस पर जो है वो इसको एक्सप्लेन करती है। इसके बेसिक पोस्टुलेट्स मैंने कुछ लिखे हैं। जो पहला, जो वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट है वो यही है, अ गैस कंटेन्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जो भी गैस है उस गैस में पार्टिकल्स बहुत लार्ज नंबर में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नंबर पर पार्टिकल्स होते हैं। जैसे हम एक जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक सिलेंडर पड़ा हुआ है, उस सिलेंडर में हमने जो है वो कुछ केजी की गैस डाल दी है। अब उसमें जो पार्टिकल्स होंगे जिसी भी गैस के हों, चाहे ऑक्सीजन के हों, चाहे हाइड्रोजन के हों, उसका बहुत ही लार्ज नंबर होता है, बहुत ही लार्ज नंबर में वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। डिपेंडिंग ऑन द गैसेस ईच मॉलिक्यूल कंसिस्ट्स ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। आपको मालूम है कि कोई भी गैस हो, उसके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं उन्हें मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। वो मॉलिक्यूल होते हैं। वो मॉलिक्यूल एक सिंगल एटम पर भी होते हैं या नंबर ऑफ एटम्स पर भी होते हैं। जैसे अगर हम सिंपल एक ऑक्सीजन गैस की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन गैस में जो उसका एटम होता है ऑक्सीजन का, वो डायटम होता है। अब वैसे ही अगर हम किसी दूसरी गैस की, मीथेन गैस या इनकी बात करते हैं, तो उसमें जो है वो एटम्स के ग्रुप होते हैं, कार्बन का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया। तो इस तरीके से जो गैस होती है उस गैस में बहुत ज़्यादा नंबर में पार्टिकल्स होते हैं। उन पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल कहा जाता है। वो मॉलिक्यूल जो है वो सिंगल एटम के भी बने होते हैं और कॉम्बिनेशन, या हम ऐसे कहेंगे जो है वो बहुत ज़्यादा एटम्स के भी बने होते हैं। इसकी दूसरी पॉइंट ये है, अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट्स ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मान लें कि आपके पास एक बलून है, उस बलून में आपने जो है वो गैस डाल दी है, छोटा सा अमाउंट जो है वो आपने उसमें गैस का डाला। या आप एक सिलेंडर मान लें, एक छोटा सा जो है वो सिलेंडर मानेंगे। इस सिलेंडर में आपने जो है वो 1 मोल गैस डाल दी है, 1 मोल गैस।
अब इस 1 मोल गैस में बहुत ज़्यादा जो है वो नंबर में पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नंबर में पार्टिकल्स होते हैं। This assumption is justified by experiments. At standard conditions, there are 3 into 10 the power 25 molecules per cubic meter. अगर मैं ऐसे कहूँ कि हमारे पास जो है वो एक क्यूब है जिसमें एक हमारे पास क्यूब है, इस क्यूब की लेंथ मान लेते हैं 1 मीटर, इसकी विड्थ भी 1 मीटर है, इसकी हाइट भी 1 मीटर है। अब अगर उसमें हम गैस डालते हैं तो ऑलमोस्ट 3 into 10 the power 25 पार्टिकल्स होते हैं या 25 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वो पाए जाते हैं इस 1 क्यूबिक मीटर में। इसकी थर्ड पॉइंट ये है, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मच स्मॉलर देन सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स की साइज होती है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स की साइज होती है वो बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी है कि एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल की जो डिस्टेंस है उससे भी ज़्यादा छोटी होती है। मतलब जो पार्टिकल के बीच की जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन से भी कम जो है वो इस मॉलिक्यूल के डायमेंशंस होते हैं, इसकी साइज होती है। ऑलमोस्ट इट इज़ अबाउट 3 into 10 the power -10 मीटर। एक पार्टिकल की जो साइज होती है वो 3 into 10 the power -10 मीटर होती है, बहुत ज़्यादा छोटी जो है वो इसकी साइज होती है। जी स्टूडेंट्स, तो तीसरी पॉइंट के बाद जो है वो चौथी पॉइंट ये है, द मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑल डायरेक्शंस। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इनकी जो मोशन होती है वो रैंडम मोशन होती है, हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई एक्सिस हो, चाहे वो जेड एक्सिस हो, वो हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। विथ वेरियस स्पीड्स कोलाइड इलास्टिकली विथ वन अनदर एंड विथ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इनकी जो स्पीड होती है वो हर मॉलिक्यूल की डिफरेंट डिफरेंट होती है। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक गैस का कंटेनर है, इस कंटेनर में 10 पार्टिकल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो स्पीड इस फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल की होगी, दूसरे मॉलिक्यूल की स्पीड डिफरेंट होगी, इससे तीसरे वाले की स्पीड इससे डिफरेंट होगी, चौथे वाले की डिफरेंट होगी। तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी स्पीड वेरियस होती है, डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती। सेम हो भी सकती है लेकिन तकरीबन जो है वो उनकी स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से जो टकराते हैं या मॉलिक्यूल्स कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं, इनके बीच में कोलिजन इलास्टिक होती है। इस तरह हमने फर्स्ट ईयर क्लास में कोलिजन के टाइप्स पढ़े हैं, एक इलास्टिक कोलिजन है, दूसरी इन इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल 5 की रफ्तार के साथ जा रहा है। अभी अगर दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है, टकराने के बाद भी इसकी रफ्तार 5 ही रहे, तो हम कहेंगे एक मॉलिक्यूल का जो टक्कर हुआ है दूसरे से वो इलास्टिक हुआ है, इनके बीच में जो कोलिजन है वो इलास्टिक हुई है। या एक मॉलिक्यूल है जो कि 15 की रफ्तार के साथ जा रहा है, 15 के साथ, अभी अगर जाकर इस दीवार को टकराता है, टकराने के बाद अगर ये वापस आ रहा है और तभी भी इसकी स्पीड जो है वो 15 ही हो, तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल का दीवार के साथ जो टक्कर हुआ है वो इलास्टिक हुआ है। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल के साथ या मॉलिक्यूल का दीवार जो कंटेनर की होती है उसके साथ जो टक्कर होता है वो इलास्टिक हो। ये हमें अजम्पशन लेनी है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को डिस्कस करने के लिए हमें ये सारी अजम्पशंस लेनी है। फिफ्थ नंबर पॉइंट ये है, द मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट नो फोर्सेस ऑन वन एंड अदर। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे को कोई भी फोर्स नहीं लगाते एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन्स। सिर्फ जब उनकी कोलिजन होती है तभी एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं, इसके अलावा और कोई भी फोर्स इनके बीच में नहीं लगती। In the absence of external forces, they move freely in straight line. कोई भी फोर्स नहीं लगती बाहर से, तभी वो जो पार्टिकल्स हैं, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं
यहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ आ गया है। न्यूटन ने हमें फर्स्ट लॉ में यही बताया है कि अगर आप किसी भी बॉडी को बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते तो उस बॉडी की जो स्टेट है वो सेम रहेगी। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में ही रहेगी। क्योंकि यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स जो कि इस कंटेनर में अंदर पड़े हुए हैं ये एक ही रिदम के साथ चल रहे हैं, आपस में कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो ये सीधे मूव कर रहे होंगे, इनकी जो मोशन होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। इसकी जो 6th पॉइंट है और जो लास्ट पॉइंट है वो यही है, लॉज ऑफ मैकेनिक्स आर अज्यूम्ड टू बी एप्लीकेबल टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स की मोशन होती है इनमें जो लॉज ऑफ मैकेनिक्स हैं ये सारे एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो न्यूटन के लॉज हों, चाहे वो मोमेंटम कंजर्वेशन मोमेंटम, ये जो भी लॉज हमने डिस्कस किए हैं मैकेनिक्स में फर्स्ट ईयर क्लास में, वो सारे के सारे लॉज इन मॉलिक्यूल्स को जो है वो पर अप्लाई होंगे, इन पर एप्लीकेबल होंगे। जैसे न्यूटन का मैंने आपको अभी फर्स्ट लॉ बताया था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो यही वाला जो लॉ है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ये इन मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई होगा। अगर आप इन पर फोर्स लगाएंगे तो ये हरकत करेंगे, नहीं लगाएंगे तो नहीं। अगर हम दूसरे लॉ की न्यूटन की बात करते हैं F इक्वल टू ए में, जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी इसमें एक्सेलरेशन होगी, ये लॉ मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई होगा। थर्ड लॉ हमने पढ़ा है एक्शन का रिएक्शन होता है, तो वो वाला लॉ भी इस पर अप्लाई होगा। इसके अलावा मैकेनिक्स के जो भी लॉज होते हैं वो सारे पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस पर अप्लाई होते हैं। तो यही आज जो है हमने वीडियो में अपनी में डिस्कस किया था, जो कि अजम्पशंस हैं, पोस्टुलेट्स हैं, इनका कोई प्रूफ नहीं है, इनको हमने डिस्कस किया था। आगे हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है, जो मोशन होती है इनकी, वो किस तरीके से गैस के प्रेशर को, टेम्परेचर को बिल्डअप करती है। आज के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।